गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का यूनिट क्रमांक 2 में पाठ संख्या 5 पादप जल संबंध का अगला टॉपिक पादप कोशिकाओं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के दाबों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले विभिन्न प्रकार की कोशिका में पदार्थों के आवागमन हेतु विभिन्न विधियां, परासरण, विसरण के बारे में जाना, इनके प्रकार जाने एवं ये किस प्रकार कार्य करते हैं। आज हम उन्हीं कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के दाब पढ़ेंगे जो पदार्थों के आवागमन के समय कोशिकाओं पर लगते हैं। सबसे पहला दाब है परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। परासरण दाब क्या है? शॉर्ट में इसे हम ओपी लिखेंगे कि कोशिका में उपस्थित वह दाब, यानी कोशिका पर लगने वाला वह दाब जो अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली, हम सब जानते हैं परासरण में पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। इसलिए सभी पदार्थ एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं। कुछ ही पदार्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता है। अब तो यहाँ लिखा हुआ है जो अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी कोशिका में, दूसरी जो एक कोशिका के पास में जो दूसरी कोशिका है, कोशिका में जो भी विलयन है, घोल है, के प्रवेश को रोकने के लिए लगने वाला दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। हमने सब जाना था विसरण और परासरण में केवल अर्धपारगम्य झिल्ली का ही अंतर होता है। तो उसी झिल्ली पर जब विलयन ट्रांसफ़र होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वह जिस भित्ति को प्रेशर करता है, यानी जिस भित्ति पर दबाव डालता है, उसी को ही हम परासरण दाब कहते हैं। अर्थात परासरण दाब किसके समानुपाती है? विलय के अणुओं की संख्या पर। जितने ज़्यादा विलय के अणुओं की संख्या होगी उतने ही परासरण दाब अधिक लगेगा। दूसरा है स्फीत दाब, ट्रिगर प्रेशर। स्फीत का अर्थ है फूलना। कोशिका पर दबाव पड़ने के दौरान हमने पादप कोशिका में पढ़ा है, बाहरी आवरण एक होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, और उसके अंदर वाले भाग को कहते हैं वो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका को जब हम जल में रखते हैं, तो हम सब जानते हैं कोशिका को जब जल में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं। तो जब कोशिका को जल में रखा जाता है या रखने पर जो परासरण दाब के कारण कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के कार्य करेगी। कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका भित्ति पर जब जल प्रवेश करेगा तो कोशिका भित्ति पर जो दबाव उत्पन्न करता है वो ही भित्ति दाब या स्फीत दाब कहलाता है। चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये कोई कोशिका है या किशमिश अपन ने ली है। जैसे ही उसको जल में डालेंगे तो जल के अणु, अधिक सांद्रता इधर है, यहाँ से जल के अणु कोशिका में प्रवेश करेंगे। कोशिका में प्रवेश करने से क्या होगा? कोशिका झिल्ली से पार करने के बाद जब कोशिका जल जो है वो कोशिका के अंदर पहुँचेगा तो कोशिका में जल की मात्रा बढ़ने से कोशिका झिल्ली के ऊपर दबाव पड़ने से कोशिका झिल्ली फूलती जाएगी। तो यह झिल्ली जब फूलती है तो ये झिल्ली के बाहर जो रखी हुई कोशिका भित्ति बनी हुई है, इस झिल्ली द्वारा उस भित्ति पर दाब डाला जाएगा और यही दाब जो है वो हमारा क्या कहलाता है? भित्ति दाब या स्फीत दाब, जिसे हम टीपी से प्रदर्शित करेंगे। तीसरा है विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता क्या है? डीपीडी कहेंगे इसे, कि विलयन का जो विसरण दाब शुद्ध जल की तुलना में हमेशा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। विलय पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ
घुलते हैं किस में, विलायक में, वो सभी पदार्थ विलेय पदार्थ कहलाते हैं। तो विलेय की मात्रा जितनी अधिक होती जाएगी, क्वांटिटी जिससे जितनी बढ़ती जाएगी, विसरण दाब उतना ही क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा, कम होगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अतः शुद्ध जल की तुलना में, जो क्लियर वाटर होता है, शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी लगातार कमी हो रही है, जितनी भी कमी हो रही है, वही विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। न्यूनता यानी कमी होना। विसरण दाब में उतनी ही क्या होती रहेगी, कमी आएगी। अर्थात परासरण दाब, ओपी यानी परासरण दाब और टीपी यानी स्फीत दाब, इन दोनों में जो अंतर है वही हमारा क्या कहलाता है, विसरण दाब न्यूनता। आइए इन दाबों के बीच में हम संबंध को जानें, संबंध के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आगे है विभिन्न दाबों में संबंध। पहला है स्लथ अर्थात प्लसिड। इसका अर्थ है कि जब भित्ति दाब जो है, ये स्फीत दाब जो है, उसका मान यदि शून्य हो जाए तो विसरण दाब न्यूनता किसके बराबर हो जाएगी, परासरण दाब के बराबर हो जाएगी। कैसे कि यदि कोशिका भित्ति पर, सामान्यतः कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली द्वारा उत्सर्जित किए गए पदार्थों से बनती है। कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, अर्थात कोशिका भित्ति पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, इसलिए प्रेशर का मान, भित्ति दाब जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उस स्थिति में भित्ति दाब शून्य होने से कोशिका जो है वो बाहर की तरफ से फूली हुई नज़र कम आती है। इस वजह से परासरण जो दाब लगता है वही विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो टीपी का मान शून्य होने पर डीपीडी ओपी के बराबर हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है यदि कोशिका को जल में, शुद्ध जल में रखते हैं, शुद्ध जल एक अल्प परासरणीय विलयन होता है, तो विलयन में रखने पर कोशिका क्या होगा, परासरण के कारण जो जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा अंतःपरासरण के कारण, और कोशिका जो है वो फूलना शुरू होगी। तो रखने पर कोशिका में अंतःपरासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी, और जिससे फूलने के कारण भित्ति दाब जो है वो लगातार क्या होता रहेगा, बढ़ेगा। जब भी भित्ति दाब बढ़ेगा तो परासरण दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो भित्ति दाब बढ़ने से कोशिका का परासरण दाब न्यून हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। तो परासरण दाब और विसरण दाब न्यूनता दोनों ही क्या हो जाएंगे, घटने लगेंगे। अर्थात डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी हमने पढ़ रखा है। तो स्फीत अवस्था में जब कोशिका फूल जाती है, उस अवस्था में कोशिका में जो चूषण दाब लगता है, वो चूषण दाब लगता है वो शून्य हो जाता है, अर्थात जीरो होता है, कोई प्रकार का जो दाब नहीं लगता है। तो उस समय क्या होगा कि ओपी और टीपी समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब भी ओपी का मान टीपी के बराबर होता है तो विसरण दाब न्यूनता शून्य हो जाएगी, अर्थात उसका मान शून्य हो जाएगा। आरेख के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे परासरण दाब जो घटता है, परासरण दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे स्फीत दाब यानी भित्ति दाब का मान बढ़ेगा। जब ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, दोनों ही मान, ये मान और ये मान बराबर हो जाएंगे, तब विसरण दाब न्यूनता का मान जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस अवस्था में कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। तो ये विभिन्न प्रकार के जो दाब हैं जिसके अंदर हमने परासरण दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब न्यूनता के बारे में जाना और इनके बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।